हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर आज करने वाले हम सीए इंटर चार्ट रिवीजन 2। जो हम आज चैप्टर उठाने वाले हैं सर, वो चैप्टर का नाम है सर क्रिएशन ऑफ चार्ज। सर चार्ज क्या होता है? चार्ज प्लग, मोबाइल लगा दिए, मोबाइल चार्ज हो गई? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो चार्ज प्लग हम देखने जा रहे हैं। चार्ज होता क्या है, सॉरी चार्ज प्लग नहीं, चार्ज होता क्या है। ठीक है, चलो कोशिश करूंगा। इस चैप्टर को, छोटा चैप्टर है, एग्जामिनेशन में ये 5 से 10 मार्क्स का आता है सर, आता ही आता है। 5 मार्क्स तो कम से कम इसमें आता ही है। इस चैप्टर से मेरी अच्छी ट्रेजेडी है। मेरे को मई 18 पेपर में कुछ नहीं आ रहा था, इसी चैप्टर ने मेरे को बचाया और पास करवाया। सर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। सर चार्ज होता क्या, पहले सुनो। पहले मैं 10 मिनट आपको प्यार से ज्ञान दूंगा, उसको सुनो। ये अपन का एग्जाम्पल रहेगा। रेगुलर एग्जाम्पल में क्लासेस में हमने यही किया था। सर ये किंगफिशर है और ये क्या है, यस बैंक। ठीक है, यस बैंक ने किंगफिशर को दिया मान लो 50 करोड़ का लोन। अब यस बैंक ने किंगफिशर दिया 50 करोड़ का लोन। सपोज मान लो आपका कोई दोस्त है, यहाँ पे लेके चलता हूँ दोस्त दोस्त का, या आपको आपका दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको दिया, ले भाई 10 लाख रुपए। तो आप बोलोगे हाँ भाई दे 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 दे, लेकिन ये बोलेगा भाई अगर तूने नहीं चुका पाया तो, क्योंकि दोस्त नहीं चुकाएगा, दोस्त 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 नहीं चुकाएगा। ठीक है, तो नहीं चुका पाया तो ये बोला अरे टेंशन क्यों ले रहा है, ये ले, मेरी एक प्रॉपर्टी है दिल्ली लक्ष्मीनगर में, अगर मैं नहीं चुका पाया तो ये तू रख लियो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसको कहते हैं लेंडिंग ऑफ मनी और क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी। इसने इसको भरोसा दिया कि अगर मैं नहीं चुका पाया ना, इन द केस ऑफ डिफॉल्ट, ऑन द केस ऑफ डिफॉल्ट आप ये प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। तो ये सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, इसको प्रोसेस बोलते हैं लेंडिंग ऑफ मनी। एक यहाँ पे क्या बनता है ना सर, यहाँ पे एक लोन एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, इसमें ये लिखाता है कि किसने कितना लोन दिया, रुपीज में लिखाएगा, किसने किसको दिया, सिक्योरिटी क्या है। अब ये जो लोन एग्रीमेंट बना ना, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे होता है ऐसा चार्ज क्रिएट। देखो चार्ज इज नॉट लाइक कुछ स्पेशल होगा चार्ज में, नहीं। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर एक लोन दिया सामने वाले ने, सामने वाले ने एक सिक्योरिटी दिया, एक पूरा एग्रीमेंट बना। अब इस एग्रीमेंट को प्रोसेस को फाइनल करना है ना, तो एक चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसको इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सर चार्ज क्रिएट होना। ठीक है, अब चार्ज क्रिएट होने से नहीं होता है, इस चार्ज को हमें आरओसी के पास जाके रजिस्टर करना होता है। तो सारा प्रोसेस यही है। यहाँ पे वही चीज है, किंगफिशर ने क्या किया, यस बैंक से लोन लिया सपोज 50 करोड़ का। तो यस बैंक ने बोला भाई तू सिक्योरिटी क्या दे रहा है, बोलता ये देखो हमारा एक यूबी टावर है, ठीक है, ये मुंबई में है। तो अगर किंगफिशर मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, किंगफिशर बोला अगर मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ तो यस बैंक आप ये यूबी टावर रख लेना। तो ये बोला ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सिक्योरिटी हुआ। ये क्या हुआ, ये लोन अमाउंट हुआ। ये पूरा प्रोसेस कैसे जाएगा, पूरा प्रोसेस एक लोन एग्रीमेंट में जाएगा, जहां पे दोनों पार्टी क्या करेंगे, साइन करेंगे, दोनों पार्टी साइन करेंगे और इसको क्या करेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस को कहते हैं चार्ज क्रिएट होना। अब ये चार्ज क्रिएट होकर कहा जाएगा, आरओसी को फाइल होगा कि हाँ आरओसी को चार्ज क्रिएट होगा। सर ये क्यों होता है, सर सुनो, मैं एक ढांचा तैयार कर रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, सुन लो। सर ये क्यों होता है ना, सपोज मान लो कि आज यस बैंक ने लोन दिया इस प्रॉपर्टी पे, कल होके एचडीएफसी इसको लोन दे रहा और इसने क्या बोला, इसी प्रॉपर्टी पे बोल दिया कि ये हमारे यूवी टावर है। तो सोचो ना, ऑलरेडी यस बैंक को भी यूवी टावर दिखा दिया और एचडीएफसी लोन लेने आया उसको भी बोला कि यूवी टावर है। तो एक टावर पे, एक बिल्डिंग पे दो जगह चार्ज, दो जगह लोन ले लिया, तो गलत हुआ ना। तो यही बोल रहा है एचडीएफसी, जब भी तुम किसी, या मान लो जो भी कंपनी, तुम किसी कंपनी को लोन देने जा रहे हो ना, या मान लो तुम जो भी बैंक तुम किसी को लोन देने जा रहे हो ना, उसका चार्ज रजिस्टर देख लेना। सर आरओसी की वेबसाइट, एमसीए वेबसाइट पे आपको सबका चार्ज दिख जाएगा। आप जाके एमसीए वेबसाइट पे जाके आप चार्ज रजिस्टर चेक करना, वहां पे ऑलरेडी दिखेगा किंगफिशर ने किससे कितना लोन ले रखा था। तो ये आपका पूरा ढांचा तैयार हो गया। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं चार्ज क्रिएट होना। ठीक है, ठीक है। अब चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा तैयार आपको पूरा बेस बना दिया कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इस पूरा प्रोसेस होता है जहां पे पैसा मनी आता है, लेता है, एज अ सिक्योरिटी को जमा होता है और इसको हमें आरओसी के पास रजिस्टर करना होता है आफ्टर गेटिंग चार्ज क्रिएशन, आफ्टर चार्ज क्रिएशन। ठीक है, सुनो, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, सुनो, इट मींस एन इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मतलब किसको, यस बैंक को। ठीक है, यस बैंक को इंटरेस्ट जाता है। यस बैंक को क्या होता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, आपका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो जाएगा, उस टाइप का। तो यह किंगफिशर बोल रहा है कि यस बैंक आपका इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो जाएगा। और लीन, लीन मतलब होता है जब्त होना, मतलब कुछ पैसे लेते हो ना तो उसमें राइट टू लीन होता है, सामने वाला का उसमें अधिकार हो जाता है। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो सामने वाला आपका प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है। क्रिएटेड ऑन अ प्रॉपर्टी, यस, अभी जैसा हमने देखा कि किंगफिशर ने अपना यूबी टावर सिक्योरिटी पर्पस के दिया। ठीक है, उसमें क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट किसको दिया, यस बैंक को दिया। अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो भैया यस बैंक आपसे ये प्रॉपर्टी ले सकता है, या तो लीन है, अभी अभी उस पर ना जब्त बन चुका है, भैया डिफॉल्ट का वेट करेगा। जैसे डिफॉल्ट हुआ यस बैंक आएगा, आपका प्रॉपर्टी उठा के ले जाएगा। प्रॉपर्टी पे या तो एसेट्स ऑफ ए कंपनी और इट्स अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब हो गया यूनिट्स या मान लो ब्रांचेस। ठीक है, या मान लो कोई ऐसा छोटा एसेट्स एज अ सिक्योरिटी। क्या बोल रहा हूं मैं सर, ये जो यूबी टावर दिया ये किस पर्पस दिया, सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो यूबी टावर दिया था।
कि अगर मैं पैसा ले रहा हूं तो सामने वाला बोलेगा ना कि एज ए सिक्योरिटी क्या दे रहे हो, तो ये यूबी टावर दिया तो किंगफिशर ने, एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज, एंड इसमें मॉर्गेज भी इंक्लूड होता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि चार्ज में मॉर्गेज इंक्लूड होता है। मॉर्गेज आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जब आप सामान वामान लेते हो तो वहां पे उसका सामने वाला हक होता है कि आप इस पे मॉर्गेज लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चार्जेस का कोई क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा। इट मीन एन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसको दे रहा है, सामने वाले को जिसने पैसा दिया है, और लीन सामने वाला जब्त कर सकता है इन द केस ऑफ डिफॉल्ट। क्रिएटर ऑन प्रॉपर्टी एसेट ऑफ ए कंपनी, किसकी कंपनी, किंगफिशर कंपनी, और इट्स अंडरटेकिंग, चाहे तो वो छोटा यूनिट भी हो सकता है, उसको भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूबी टावर दिया है, उसका बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसको जब्त करने के लिए बोला गया है, एंड इसमें एक मॉर्गेज भी इंक्लूड होता है, इट इंक्लूड्स मॉर्गेज, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब सुनो, चार्जेस हैज फॉलोइंग फीचर। सर कितने फीचर चार्ज के, मिनिमम 2 पार्टीज होती है इसमें, क्रिएशन ऑफ चार्ज और चार्ज होल्डर। सर यहाँ पे हमारे एग्जांपल में क्रिएटर ऑफ चार्ज कौन हुआ, सर किंगफिशर, जिसने चार्ज क्रिएट किया, और चार्ज होल्डर कौन हुआ, सर हमारे यस बैंक। तो याद रखना, जो यस बैंक होता है ना, ये चार्ज होल्डर होता है, नॉट चार्ज क्रिएटर। चार्ज क्रिएटर कौन होता है, किंगफिशर, क्योंकि ये लोन लेने गया, सिक्योरिटी यही जमा कर रहा है, तो चार्ज इनिशिएट करने का हक इसको होता है, क्योंकि जब तक ये लोन लेने जाएगा नहीं, ये जबरदस्ती लोन देने थोड़ी ना आएगा, तो चार्ज क्रिएट करता है किंगफिशर, ठीक है। और इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है, इट अराइज फॉर्म एंड एग्रीमेंट इंटर इन फेवर ऑफ लेंडर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इस लेंडर के फेवर में ही काम होता है, क्योंकि इन द केस ऑफ अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, चार्ज बना नहीं, तो आगे जाके मान लो कुछ डिफॉल्ट हो गया, यस बैंक बोलेगा कि भैया इस सिक्योरिटी मेरे को दे दो, तो किंगफिशर बोलेगा चार्ज था, बोलेगा हाँ, क्या रजिस्टर हुआ, नहीं, तो बोलेगा कैसे ले जाओगे। तो ये चार्ज क्रिएट होना, ये सब क्या होता है, लेंडर के एक तरह से सिक्योरिटी के लिए होता है। जो आपका दोस्त पैसा दिया था ना, उसके सिक्योरिटी के लिए होता है, जो पैसा देता है ना, उसके सिक्योरिटी के लिए सब चार्ज बनता है, ठीक है। तो ये सब एसेंशियल फीचर्स है, मिनिमम 2 पार्टी होता है, और किसके लिए फेवर में होता है, लेंडर, जो पैसा देता है उसके फेवर में होता है। सो वाई चार्ज, क्यों चार्ज बनाना जरूरी है, सुनो। टू इंश्योर ऑल इनकम्बरेंस, रिकॉर्डिंग होने ना डर लगता है, टू इंश्योर टू इंश्योर ऑल इनकम्बरेंस मेड बाय कंपनी ऑन इट्स एसेट्स आर मेड पब्लिक। मतलब सर समझाओ, नहीं समझ आया, मतलब सुनो, किंगफिशर ने जो ये यूबी टावर दिया ना, इस पे चार्ज क्रिएट किया ना, ये चार्ज क्रिएट करना इसलिए जरूरी है ना, मान लो कि कल होके अगर एचडीएफसी बैंक, ये एचडीएफसी बैंक किंगफिशर को लोन दे रही है, और किंगफिशर ने बोल दिया कि यूबी टावर ले लो एज अ सिक्योरिटी, तो एचडीएफसी बैंक पहले कहाँ जाएगी, एमसीए की वेबसाइट पे, एमसीए वेबसाइट पे क्या सर्च करेगी, किंगफिशर। आपको एमसीए वेबसाइट पे चार्ज होल्डर, चार्ज के कॉलम में जाकर आपको दिख जाएगा, किसी का नाम डालोगे आपको दिख जाएगा उसने कितना कितना लोन ले रखा है, किस किस सिक्योरिटी को डाला है। तो एचडीएफसी बैंक देखेगा, अच्छा किंगफिशर नाम डाला, देखेगा ऑलरेडी यूबी टावर पे चार्ज क्रिएट है। तो चार्ज इसलिए होना जरूरी है ना, कि लोन वोन तो ले लिया, लोन एग्रीमेंट हो गया, बट उस पर चार्ज कब होता है, जब उसको पूरा प्रॉपर डीड वूड बनता है और आप उसको आरओसी को रजिस्टर करते हो ना, तो एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए बनता है ना कि जो भी कंपनी इनकम्बरेंस कर रही है ना, जो भी सिक्योरिटी डाल रही है ना अपने एसेट्स पे, वो पब्लिक को पता होना चाहिए। अदरवाइज कर लो कि एचडीएफसी भी मान लो किंगफिशर को लोन दे दे, और कोई बैंक आ जाए आईसीआईसीआई भी लोन दे दे, पता चला ये यूबी टावर को लेके ही सब जगह से लोन ले रहा है, तो पब्लिक को पता ही नहीं चला कि भैया यूबी टावर इसका चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो बहुत सारे बैंक आके इसको लोन दे देगी, आप कल के डिफॉल्ट मारेगा, तो पता चलेगा ये यूबी टावर किसके हक में जाएगा, यस बैंक के हक में जाएगा, एचडीएफसी के हक में जाएगा, या आईसीआईसीआई हक में जाएगा। तो यही बोलता है कि चार्ज क्रिएट करना इसलिए भी जरूरी है ना, क्योंकि पब्लिक को हल्ला होना चाहिए कि हाँ पब्लिक देखो, पब्लिक मतलब बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, देखो हमने इस यूबी टावर को एज अ चार्ज क्रिएट कर दिया है, तो आगे आके लोन दोगे तो देखो यूबी टावर ऑलरेडी चार्ज क्रिएट है। तो एचडीएफसी कल हो के अगर तुम यस बैंक को, किंगफिशर को लोन देने जाओगे ना, अगर ये बोलेगा ना कि यूबी टावर ले लो, तो आप बोलना कि ऑलरेडी तुम्हारा बेटा यूबी टावर पे ना चार्ज क्रिएट है, दूसरा कोई सिक्योरिटी दो। तो इसलिए पब्लिक को हल्ला होना जरूरी है, इसलिए हम चार्ज क्रिएट करवाते हैं। और सेकंड भी है कि हम लेंडर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, कल लोग कुछ डिफॉल्ट हो जाए तो लेंडर को ऐसा तो नहीं खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, नहीं, प्रॉपर्टी बेच दो, कुछ तो कुछ पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्ज का डेफिनेशन याद रखना, इट मींस एन इंटरेस्ट, सामने वाले को इंटरेस्ट मिलता है, और लीन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी या कंपनी का एसेट, कंपनी का एसेट जो हमारे एग्जाम्पल किंगफिशर है, या उसके अंडरटेकिंग एज ए सिक्योरिटी पर्पस के तुम उसको देते हो, कल होकर डिफॉल्ट हो गया तो इसको बेच के ले सकता है सामने वाला यस बैंक, ठीक है। इसमें मॉर्गेज इंक्लूड होता है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट ये है सर, काइंड ऑफ चार्जेस। सर चार्ज कितने तरीके के या कितने प्रकार के होते हैं, सर 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। सर फिक्स चार्ज क्या होता है, मान लो कि आज किंगफिशर लोन देने आ रहा है, यस बैंक लोन दे रहा है, तो किंगफिशर ने बोल दिया कि ये हमारी यूबी टावर है एज ए सिक्योरिटी पर्पस, तो बता दिया ना, सिंपल बता दिया ना कि ये बिल्डिंग है। तो फिक्स चार्ज कहां आता है, जहां पे फिक्स एसेट्स होता है, ठीक है। तो सुनो, इट इज अ चार्ज क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक एसेट्स ऑफ बोरोइंग कंपनी। बोरोइंग कंपनी कौन है, कि हमारी किंगफिशर पैसा ले रही है, तो बोरोइंग कंपनी हो गई। तो बोरोइंग कंपनी जब पैसा ले रही है ना, तो वो बताएगी कि हमारा ये यूबी टावर है, स्पेसिफिक कर रही है कि हमारा यूबी टावर है, इस पे हम चार्ज क्रिएट करें, ये हमारा सिक्योरिटी के लिए। तो फिक्स चार्ज किस पे होता है, सो ओनली ऑन, सुनो,
बोरोइंग कंपनी कैन, सुनो सुनो, फिक्स चार्ज किस पे होता है? फिक्स एसेट्स पे होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बट ये मत समझना कि सिर्फ प्लांट मशीनरी, आपको बताना पड़ेगा कौन सा प्लांट मशीनरी, कौन सा लैंड बिल्डिंग। मान लो आपकी यूबी टावर 1, यूबी टावर 2, यूबी टावर 3 है, तब बताओगे मैंने यूबी टावर 1 को ऐसा सिक्योरिटी डाला, तो स्पेसिफिक होता है। जिस टाइम आप चार्ज क्रिएट करते हो ना, आप स्पेसिफिक बोलते हो कि यस यूबी टावर हमारा 1 एज ए सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। सेकंड क्या है? इट इज आइडेंटिफाई एट अ टाइम ऑफ क्रिएशन, जिस दिन चार्ज क्रिएट होना उस दिन आइडेंटिफाई होता है। यस, आपको दिखेगा यस लक्ष्मी नगर में एक यूबी टावर है, उस पर किंगफिशर ने एक लोन लिया है, ठीक है। थर्ड क्या है? बोरोइंग कंपनी कैन नॉट सेल, अगर जाके आगे जाके किंगफिशर अगर इसको सेल करना चाहे, मान लो यूबी टावर के रिगार्डिंग अच्छा खासा ऑफर आया, मान लो कोई 100 करोड़ दे रहा है, क्या किंगफिशर को सेल कर सकती है अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो? सब बिल्कुल नहीं। सर कब तक नहीं सेल कर सकती? सेल करना है ना, सुनो यहां पे एक वर्ड लिख लेना, बोरोइंग कंपनी कैन नॉट सेल सच एसेट बट परमिशन लेके सेल कर सकता है, परमिशन लेके चार्ज होल्डर से सेल कर सकता है। अगर यस बैंक बोल दे हाँ ठीक है तू सेल कर दे, तो हम ये सेल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है? ये किस पे होता है? फिक्स एसेट्स पे होता है, लाइक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। तो सर 4 पॉइंट देखा, ये स्पेसिफिक एसेट्स पे होता है बोरिंग कंपनी के, पता चलेगा ये एसेट्स है। आइडेंटिफाइड होता है कि यस यूबी टावर 1 है लक्ष्मी नगर में। थर्ड क्या है? ये सेल नहीं कर सकता यस बैंक, किंगफिशर ये सेल नहीं कर सकता। सेल कब कर सकता है? जब सामने वाला परमिशन दे दे। सर सामने वाला कौन? हमारा चार्ज होल्डर, मतलब यस बैंक, ठीक है। चौथा क्या एग्जांपल है कि फिक्स एसेट्स में होता है, तो फिक्स चार्ज नाम है तो फिक्स एसेट है। सर नाउ व्हाट इज फ्लोटिंग चार्ज? सर फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? सुनो सर, ये मैं डूबा, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है? जो फ्लोट करते रहता है। सर सपोज मान लो आज आपके स्टॉक की कीमत 10 करोड़ है, कल सेल करोगे तो आपका स्टॉक आ जाएगा 5 करोड़ का, फिर आप कुछ परचेस करोगे स्टॉक आ जाएगा 10 करोड़ का। सर फ्लोटिंग मोस्टली स्टॉक्स पे होता है कंपनी के, तो इसलिए बहुत सारे कंपनी आपको स्टॉक ऑडिट करवाती है, क्योंकि ये चेक करने, आप जैसे लोन लेने जा रहे हो, आपका मान लो ऑलरेडी 3 बिल्डिंग पे लोन ले चुके हो, आप आपके पास बचा सिर्फ 10 करोड़ का स्टॉक, तो आप बोलते हो सर हमारे पास स्टॉक है, प्लीज अब स्टॉक पे क्या कर दिए, चार्ज क्रिएट कर दी, लोन दे दीजिए। तो क्या सर एक चीज सोचो, लॉजिकल सोचो, क्या स्टॉक जो उधर वाले पॉइंट्स है ना, उसके बेसिस में सोचो, क्या वो स्पेसिफिक हो सकते हैं? सर कैसे पता चलेगा? आज 10 करोड़ का स्टॉक है, कल सेल तो होगा ना, अब ये नहीं बोल सकते ना इसको फिक्स कर देंगे, ये सेल नहीं कर सकते। नहीं, स्टॉक कोई भी फ्लोटिंग चार्ज होता है ना, उसको आप सेल कर सकते हो, क्योंकि सेल ही नहीं करोगे तो पैसा आएगा कहां से? तो फ्लोटिंग चार्ज को क्या कर सकते हो? कंपनी में सेल सच प्रॉपर्टी विदाउट एनी अप्रूवल, तो कंपनी को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अप्रूवल लेने की जरूरत होती है जब भी सेल करना हो, क्योंकि फिक्स है। सेकंड क्या है? इट इज नॉट अटैच टू एनी डिफाइंड प्रॉपर्टी। सब पता क्या चलेगा? मान लो आज 10 करोड़ का स्टॉक है, उस स्टॉक में मान लो हमारी 10 फ्रीज है, 10 रेफ्रिजरेटर है, 10 एलईडी टीवी है, कुछ ऐसा स्टॉक है, कल लोग ये 4 बिक गया, तो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो पाता ना कि किसमें क्या है, क्योंकि ये फ्लोट हो रहा है। आज जाके 10 करोड़ है, कल 5 करोड़ सेल हो गया, 10 करोड़ 5 करोड़ बचा, कल आके अपने 10 करोड़ और परचेज कर लिया, 15 करोड़ बचा, तो कहीं ना कहीं ये फ्लोट करते रहता है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग चार्ज बोलते हैं, फ्लोटिंग चार्ज बोलते हैं। इट इज क्रिएटेड ऑन एसेट विच आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग क्या कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है ना, आज 10 करोड़ है, कल सेल किया 5 हो गया, फिर परचेज किया 15 हो गया, फिर सेल किया 10 हो गया, तो ऐसे फ्लक्चुएट करते रहता है। क्या सर ये फ्लोटिंग पे आप लोन ले सकते हो? यस लोन ले सकते हैं, इसलिए स्टॉक ऑडिट्स होती है। तो एग्जांपल क्या हुआ इसका? स्टॉक इन ट्रेड और डेटर्स। डेटर भी एक तरह से फ्लोटिंग होता है, आप डेटर को भी बेच सकते हो। अब सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लोटिंग तो देख लिया आपने, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अंटिल द चार्ज गेट क्रिस्टलाइज द सिक्योरिटी रिमेन्स डोरमेंट। चार्ज लिख लेना, ठीक है, चार्ज लिख लेना यहाँ पे, सॉरी चार्ज लिख लेना, ठीक है। अंटिल द चार्ज गेट्स क्रिस्टलाइज द सिक्योरिटी रिमेन्स डोरमेंट। सुनो क्या बोल रहा है, यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है, बट कल होके मान लो आपका ड्यू डेट आया, 1 मई को आपको पैसा देना था, 10 करोड़ का आपने लोन लिया, आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो भाई जिस दिन डिफॉल्ट किया ना, उस दिन आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है ना, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। जैसे क्रिस्टल नहीं होता एकदम पत्थर सख्त, तो आपका फ्लोटिंग कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक तरह से फिक्स्ड हो जाएगा। सर ये वाले फिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो फिक्स जो होता है एकदम चिपक जाता है, रुक जाता है, रुक जाना, तो फ्लोटिंग से वो क्या हो जाएगा, एक तरह से फिक्स्ड हो जाएगा, फिर कहीं ना ऐसा ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो अंटिल द चार्ज गेट क्रिस्टलाइज द सिक्योरिटी रिमेन्स डोरमेंट, अदरवाइज उससे पहले तक ना सिक्योरिटी डोरमेंट होगा। डोरमेंट मतलब क्या कि कोई दिक्कत नहीं, तुम कितना भी सेल करो, परचेस करो, कोई मुझसे कोई मतलब नहीं है, बट जिस दिन अगर तुम्हारा ड्यू डेट आया, तुमने उस दिन पेमेंट नहीं किया, तुम्हारा डिफॉल्ट किया, तो उस दिन तुम्हारा चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग में 2 टाइप के डिफरेंसेस है। एक सेकंड, फिक्स्ड और फ्लोटिंग में 2 टाइप के डिफरेंसेस है। सर फिक्स में क्या होता है, एक स्पेसिफिक एसेट हमें पता होता है कि यस ये बिल्डिंग पे ये यूबी टावर है, यूबी टावर 1 है। सेकंड क्या, फिक्स पे आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक आप चार्ज होल्डर से परमिशन ले लो। थर्ड क्या एग्जांपल है, फिक्स एसेट्स लैंड बिल्डिंग। सर फ्लोटिंग क्या
होता है, सब कुछ अगर बिक गया, मान लो बिक गया मतलब सब कुछ चार्ज क्रिएट हो चुका है, लाइक फिक्स पे आपका चार्ज क्रिएट हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका, कुछ बचा नहीं है लोन लेने के लिए। आपके पास 10 करोड़ का स्टॉक था, आपने स्टॉक पे लोन ले लिया, वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। या मान लो डेटर्स पे लोन ले लिया, वो होता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोट क्यों होता है? क्योंकि आज आप मान लो आपके पास 1 अप्रैल को 10 करोड़ का स्टॉक है, कल आप सेल करोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा 5 करोड़ का, फिर परचेस करोगे 15 करोड़ का, तो कहीं ना कहीं फ्लोट कर रहा है, ये पूरा फ्लोट कर रहा है। सर एग्जांपल क्या हुआ, स्टॉक इन ट्रेड डेटर्स। सर इसमें सेल कर सकते हैं, ऑब्वियस बात है, सेल नहीं करोगे तो पैसा आएगा कहाँ से, चुकाओगे कहाँ से लोन? तो स्टॉक को तो सेल करना ही पड़ता है। क्या सर मान लो ड्यू डेट में आपने ड्यू डेट में पैसा नहीं चुकाया तो भाई डिफॉल्ट कर दिया, तो आपका जो फ्लोटिंग हो रहा था ना वो क्रिस्टलाइज रुक जाना हो जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन डस फ्लोटिंग चार्ज गेट क्रिस्टलाइज, मतलब फ्लोटिंग चार्ज कब आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। फ्लोटिंग चार्ज कब आपका फिक्स्ड हो जाएगा, ये सुनो। व्हेन कंपनी गोस इनटू लिक्विडेशन, मतलब भैया आपका कंपनी क्या हो रहा है, बंद होने वाला है, मतलब आपने इतना लोन ले लिया था ना, आप उसको चुका नहीं पा रहे हो, कंपनी बंद हो रहा है, लिक्विडेशन में जा रहा है, तो आपका फ्लोटिंग फिक्स हो जाएगा, फिर आपके सारे स्टॉक्स को बेच के जो भी क्रेडिटर्स है उसको पैसा चुकाया जाएगा। व्हेन कंपनी ने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया, भैया बिजनेस बंद कर दिया तो स्टॉक कुछ सेल होना नहीं रहा है, तो स्टॉक सेल होना नहीं रहा है, जितना लोन लिया वो स्टॉक बेच के आप लोन चुकाओ। व्हेन क्रेडिटर्स डिवेंचर होल्डर्स स्टेप्स टू इन्फोर्स सिक्योरिटी, ये बताता हूँ, हैपनिंग ऑफ इवेंट स्पेसिफाइड इन डिटेल। सर ये क्या हुआ, मतलब आपने लिखा कि आप 1 मई को है ना पेमेंट कर दोगे, ठीक है, 1 मई को पेमेंट कर दोगे। अब 1 मई को आपने पेमेंट नहीं किया तो कुछ ऐसा हैपनिंग हो गया जो आपने डीड में लिखा था, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपका चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है, आपका चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अब सर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रिक्शन चार्ज है, ये देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन चार्ज, मतलब अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। एग्जाम में इंपॉर्टेंट आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज आ सकते हैं। देखो दो कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, किधर जा रहा है, दो कॉन्सिक्वेंसेज को मैं साथ डिस्कस करता हूँ। सेट है वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर, एक है वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर। सर नहीं समझ आ रहा होगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बताता हूँ वॉइड अगेंस्ट लिक्विडेटर। सर लिक्विडेटर मतलब क्या, सुनो क्या बोल रहा है, ठीक है। द लिक्विडेटर कैन इग्नोर द चार्ज एंड कैन ट्रीट द क्रेडिटर एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। नहीं समझ आया, बताता हूँ, देखो यस क्या था हमारा, किंगफिशर ने यस बैंक से लोन लिया 20 करोड़ का। किंगफिशर ने एज अ सिक्योरिटी अपना यूबी टावर सिक्योरिटी जमा किया, तो इसके लिए सिक्योरिटी जमा किया, तो ये पूरे प्रोसेस में ये जो यस बैंक हुआ ना, ये क्या हुआ हमारा, सिक्योर क्रेडिटर। कहीं ना कहीं वो क्रेडिटर सिक्योर हो गया, क्यों? क्योंकि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ तो भैया ये यूबी टावर बेच सकता है। सर दो टाइप के सिक्योरिटी सिक्योर दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, एक होता है सिक्योर क्रेडिटर्स, एक होता है अनसिक्योर क्रेडिटर्स। सर अनसिक्योर क्रेडिटर क्या हुआ, इसने इसको लोन दिया बट इसके बदले कोई सिक्योरिटी नहीं था, ठीक है, तो इसमें चार्ज होता भी नहीं है। चार्ज में दो एलिमेंट होने चाहिए, लोन प्लस सिक्योरिटी। तो दो टाइप के क्रेडिटर्स हो गए, सिक्योर अनसिक्योर। तो यही बोल रहा है, अगर आपने ये मान लो कि पूरा लोन एग्रीमेंट बना, ये चार्ज क्रिएट हुआ, चार्ज को आप आरओसी को रजिस्टर करना होता है। अगर आपने ये चार्ज बन गया और आपने आरओसी सामने रजिस्टर नहीं किया, तो ये जो आपका सिक्योर क्रिएटर था ना, ये क्या हो जाएगा, अनसिक्योर हो जाएगा। सर क्या फायदा हो जाएगा, क्या 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 फर्क पड़ जाएगा अनसिक्योर हो गया तो? भाई जब ये फाइनल में आपको दिमाग लगेगा, जब आप ये फाइनल से कोई टॉपिक है लिक्विडेशन में, सुनो, जब कंपनी बंद होने वाली होती है ना, कंपनी का वाइंड अप होता है ना, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है ना, तो कंपनी के सारे लाइबिलिटीज वाले जो लोग होते हैं ना, उनको पैसा दिया जाता है। तो सर इसका एक है ना वाटरफॉल बनता है, पहले किसको पैसा, पहले किसको पैसा, पहले किसको पैसा। सबसे पहले जो लिक्विडेशन करवा रहा है ना, जैसे हम सीए लोग भी लिक्विडेशन करवाते हैं, लिक्विडेटर बोलते हैं, पहले उसका पैसा जाता है, फिर वर्कमैन वेजेस वाले को पैसा जाता है, फिर सिक्योर क्रेडिटर्स को पैसा मिलता है। तो सर सोचो ना, अगर आपने चार्ज को क्रिएट नहीं किया तो आप तो सिक्योर रहे नहीं, आप क्या हो गए, अनसिक्योर। तो जो सिक्योर रहेगा पहले उसे पैसा मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं चार्ज होने पे है ना, उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेना। सर रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना है, कितने दिन करवाना है, इसके बाद का टॉपिक अभी देखेंगे। बट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो तुम क्या हो जाओगे, अनसिक्योर। अनसिक्योर हो जाओगे तो यहाँ से ट्रीट होगे, तुम कहाँ ट्रीट होगे, यहाँ पे। तो मान लो कंपनी के पास 100 करोड़ है, एसेट बेच के 100 करोड़ आया, लाइबिलिटीज मान लो कंपनी की यहीं पे आ गई, ये मान लो कि लिक्विडेटर की लाइबिलिटी 20 करोड़, वेजेस की लाइबिलिटी 20 करोड़ और सिक्योर क्रेडिटर लाइबिलिटी 60 करोड़, तो तुम्हारा 100 करोड़ तो यहीं सेटअप हो गया, तो अनसिक्योर तो कुछ बचा ही नहीं, तो इसको मिलेगा 0 रुपया। तो सोचो अगर तुमने एक बार जो सिक्योर क्रेडिटर्स हो, अगर तुमने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया तो अनसिक्योर हो जाओगे, अनसिक्योर हो जाओगे तो सिक्योर के नीचे आ जाओगे, तब तक पैसा रहेगा नहीं रहेगा क्या पता, और तुम्हें 0 रुपया मिलेगा। ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं तुम्हें इसके नीचे ट्रीट किया जाएगा। बट तुमने अगर चार्ज क्रिएट कर लिया, उसको रजिस्टर कर लिया, तुम यहाँ पे आओगे और तुम्हें एक अच्छा प्रायोरिटी मिलेगा। सेकंड क्या है, वॉइड अगेंस्ट क्रेडिटर। सर ये क्या होता है, ये समझाता हूँ। सर क्या बोल रहा है, इफ एनी सब्सिक्वेंट चार्ज, क्या बोल रहा हूं मैं, इफ एनी सब्सिक्वेंट चार्ज इज क्रिएटेड ऑन सेम प्रॉपर्टी, द अर्लियर चार्ज विल हैव नो राइट एंड लेटर चार्ज विच एंजॉय द प्रायोरिटी। सर ये कब होगा, जब आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया। सर मतलब सर सुनो, एग्जांपल इजी, यस बैंक किंगफिशर, यस बैंक किंगफिशर। यस बैंक ने क्या किया, 20 करोड़ का लोन दिया, किंगफिशर ने अपना यूबी टावर जमा करवाया। अब ये सब कुछ लोन एग्रीमेंट बना, बट ये चार्ज हो तो गया,
बट ये चार्ज आरओसी को रजिस्टर्ड नहीं हुआ। अब सेकंड क्या हुआ, एचडीएफसी आया, एचडीएफसी ने भी किंगफिशर को लोन दिया, किंगफिशर ने यूवी टावर दिया। अब एचडीएफसी समझदार था, इसने क्या किया, इस चार्ज को जो है ना, एचडीएफसी ने अपना लोन दिया ना यूवी टावर के बदले, इसने चार्ज को रजिस्टर करवाया। अब जैसे चार्ज रजिस्टर हुआ ना, मान लो 1 तारीख को यस बैंक आया था और 5 तारीख को एचडीएफसी आया था। सोचो यस बैंक पहले आया, यस बैंक ने पहले लोन दिया सेम प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी सेम है। सब्सिक्वेंट चार्ज कौन लेके आया, एचडीएफसी लाया 5 तारीख को। तो दो, मान लो आपने ये यस बैंक का चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया ना, तो आपका जो सब्सिक्वेंट चार्ज होगा ना, अगर इसने रजिस्टर करा लिया ना, तो भैया यस बैंक का चार्ज मान्यता नहीं रखेगा, फिर यस बैंक तुम भाई डिफॉल्ट होने पे वसूल नहीं सकते पैसा। सर इजी समझाता हूँ, फिर से एक बार समझाता हूँ, आपको समझ आ दिक्कत आ रहा होगा। सर यस बैंक, किंगफिशर, यस बैंक ने लोन दिया किंगफिशर को 20 करोड़ रुपीज, किंगफिशर ने एज ए यूबी टावर अपना सिक्योरिटी जमा किया, तो ये भी एक चार्ज बना, सब कुछ बना, बट ये चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ। सेम क्या हुआ, एचडीएफसी तेज था, एचडीएफसी आया 5 तारीख को, ये 1 तारीख को हुआ। एचडीएफसी ने भी किंगफिशर को लोन दिया और एचडीएफसी को किंगफिशर ने बोला कि हमारा यूवी टावर है, इसने सिक्योरिटी यूवी टावर लिया, बट एचडीएफसी तेज था, इसने चार्ज को रजिस्टर करवा लिया। अब यस बैंक तो चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाया है। सर चार्ज रजिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सर देखो किंगफिशर की होती है, बट अगर किंगफिशर नहीं करा पाया तो यस बैंक तुम हाथ पे हाथ धर के ऐसे मत बैठे रहना कि उसने नहीं कराया तो हम भी नहीं कराएंगे। अगर किंगफिशर कंपनी नहीं कर पाया तो यस बैंक जो लेंडर होता है वो भी जाकर चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ पे कोई नहीं गया, अब एचडीएफसी तेज था, यहाँ भी किंगफिशर नहीं किया, बट एचडीएफसी क्या किया, चार्ज को रजिस्टर कर दिया। तो जैसे भी एचडीएफसी चार्ज को रजिस्टर किया ना, यहाँ पे चार्ज को मान्यता मिलेगा, भले ही पहले यस बैंक ने क्यों ना लोन दिया हो, सिक्योरिटी दिया हो, ये चार्ज को मान्यता नहीं मिलेगा। तो दो कॉन्सिक्वेंस हो जाते हैं अगर आपने चार्ज को रजिस्टर नहीं करवाया, पहले तो आप अनसिक्योर्ड ट्रीट करोगे, और सेकंड आपका जो चार्ज रहेगा ना वो वॉइड हो जाएगा, और सब्सिक्वेंट जो चार्ज होगा ना, सब्सिक्वेंट एचडीएफसी वाला, ये वैलिड माना जाएगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि अगर चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, बाद में जो चार्ज किसी और कंपनी ने लोन दिया वो रजिस्टर कर लिया, तो ये वैलिड होगा, ये वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं, रब किया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, अब हमारा क्या हो रहा है यहाँ से, अब एक तरह से हमने सब कुछ ढांचा तैयार कर लिया, सब कुछ हो चुका है हमारा, अब थोड़ा सेक्शंस पे आते हैं, डील करते हैं। सुनो क्या बोल रहा है, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज, किसकी ड्यूटी है चार्ज को रजिस्टर करना, तो वेयर ए कंपनी, जो हमारा किंगफिशर है, वेयर ए कंपनी क्रिएट्स चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, चाहे वो इनटेंजिबल हो। तो सर एनी प्रॉपर्टी मतलब भैया कोई भी टाइप की प्रॉपर्टी, चाहे तुम उठा के यहाँ से ले जाओ, बाइक क्यों ना हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे आपका वो टेंजिबल क्यों ना हो, बिल्डिंग क्यों ना हो, चाहे आपका वो गुडविल ट्रेडमार्क ही क्यों ना हो, वेदर वो इंडिया में क्यों ना हो, चाहे इंडिया के बाहर क्यों ना हो, ठीक है, वेदर इन और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस की प्रॉपर्टी है, उस पर चार्ज क्रिएट हो सकता है, यस चार्ज क्रिएट हो सकता है। बैंगलोर की प्रॉपर्टी है, यस चार्ज हो सकता है। बैंगलोर की ट्रेडमार्क है, यस इंटेंजिबल हो सकता है। ट्रेडमार्क की बैंगलोर की बिल्डिंग है, हो सकता है। बैंगलोर का बाइक का चार्ज क्रिएट करो, मूवेबल है, हो सकता है। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कौन करेगा चार्ज को, अगर आपका प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो कंपनी का सील, मतलब कंपनी का ये मोहर बनेगा, इस पे कंपनी का नाम लिखाएगा और कंपनी का मोहर लेके लग जाएगा, चार्ज का सील हो जाएगा। जो चार्ज को है ना साइन मारना होता है ना, कंपनी का सील लग के हो सकता है। बट सेकंड ऑप्शन क्या है, दो डायरेक्टर साइन मारेंगे, सपोज ए एंड सपोज बी, दोनों ने साइन मारा, नहीं तो क्या होगा, अगर दो डायरेक्टर साइन नहीं मार पा रहे तो कंपनी का सेक्रेटरी सीए साइन मारेगा और जो भी पर्सन ऑथराइज हुआ वो साइन मारेगा। तो ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये एक साथ है, तो या तो कंपनी का सील ऑथराइज करेगा, या तो दो डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे, नहीं तो सीएस और ऑथराइज पर्सन। सर बाहर वाली प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आता है, सम अदर पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्ट इन मॉर्गेज। सर यहाँ पे कोई बाहर वाला, मान लो कि फ्रांस की कोई प्रॉपर्टी है, उस फ्रांस की प्रॉपर्टी को एडमिनिस्ट्रेशन संभालता है, मान लो वहां के बंदे मिस्टर रॉबर्ट है। अगर फ्रांस की कोई प्रॉपर्टी है, सर ये आउटसाइड इंडिया के केस में ही बता रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया केस में तीन लोग आते हैं, एक तो कंपनी का सील, दो कंपनी डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी और सम अदर पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जब बाहर वाली प्रॉपर्टी होती है। तो मान लो मिस्टर रोबोट जी है ना, उस प्रॉपर्टी को संभालते हैं, तो मिस्टर रोबोट जी का क्या हो सकेगा, साइन जाके आप उसको चार्ज क्रिएट करवा सकते हो। बट सर प्रॉपर्टी अगर इंडिया में, तो प्रॉपर्टी सिचुएटेड इंडिया होल अपार्ट, तो भैया 1 और 2, मतलब या तो कंपनी का कॉमन सील या कंपनी का डायरेक्टर वाला, यहाँ पे ये पर्सन नहीं आएगा। तो इंडिया की प्रॉपर्टी में 2 ही पॉइंट है और बाहर वाली प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट्स है। ठीक है, इजी। चलो सर नाउ चार्ज यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सुनो बहुत प्यार समझना, चार्ज शैल बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन। मान लो सारा लोन वोन हो गया, 1 तारीख को सब कुछ लोन लिया, किंगफिशर ने यस बैंक से लोन लिया, सिक्योरिटी जमा किया, तो यहाँ से 30 दिन के अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए, आरओसी के पास चार्ज रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, फेलियर टू रजिस्टर, अगर 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाए तो मान लो 1 मई को आपने क्या किया था, लोन लिया था और सिक्योरिटी दिया था, तो 30 दिन तक मतलब 31 मई तक आपको चार्ज को रजिस्टर करवा लेना है। बट आप नहीं रजिस्टर कर पाए तो क्या होगा सर, 2 कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट समझो, एक सेकेंड सर, 2 कॉन्सिक्वेंसेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को अलग अलग समझना। ठीक है सर, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, देखो ये अमेंडमेंट था उस समय का, इफेक्टिव डेट 2
नवंबर 2018। अगर उसके बाद कुछ चार्ज का केस होता है तो उसके लिए ये वाला चीज है। उससे पहले होता है तो उससे पहले ये वाला चीज है। मान लो कि आपको कोई 1 सितंबर 2018 का केस है तो वहां पे ये वाला देखेंगे। बट मान लो कि ऑन और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज सेकेंड ऑर्डिनेंस है ये वाला, इस दिन के बाद मान लो कि 3 नवंबर 2018 के बाद कोई चार्ज बनता है तो वहां पे ऐसा होगा कि अगर आप चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाए तो वहां पे ऐसा होगा। या मान लो 2 तारीख हुई तो 2 तारीख या उसके बाद अगर कुछ चार्ज क्रिएट होता है और आपने उस चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाया तो वहां पे ये ऐसा होगा। बट 2 तारीख नवंबर, सर 2 नवंबर याद कैसे रहेगा सर? 2 से गांधी जयंती, बट अक्टूबर नहीं है, नवंबर है, जब दिवाली मनाते हैं तो गांधी की दिवाली मनाने आ रहे हैं तो उस दिन से पहले तक सर 2018। ठीक है, तो सुनो, इफेक्टिव डेट याद रखना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इससे पहले चार्ज क्रिएट हुआ और उसने आपको रजिस्टर नहीं करा पाया तो उसके लिए ये चीज है, आपको डेट देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन मान लो डेट आया 3/11/2018 तो आप ये वाला फॉलो करोगे अगर अपने चार्ज को क्रिएट रजिस्टर नहीं कर पाए तो। बट क्वेश्चन में आ गया 2/10/2018 मतलब ऑन और बिफोर ये डेट, बिफोर ये डेट। ठीक है, तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डिनेंस, तो ये कमेंसमेंट डेट था इससे पहले, मतलब 1 तारीख या मान लो जो भी 2 नवंबर से पहले की डेट, 2018 से पहले की डेट, वहां पे अपना चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया तो आपको ये केस आएगा। सही होगा क्या मतलब? सर मान लो आपने 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया और वो 2 नवंबर से पहले की चार्ज थी, तो सुनो सर, कंपनी टू अप्लाई कंडोनेशन ऑफ डिले। सर कंडोनेशन ऑफ डिले क्या होता है? भैया माफी मांग रहा हूँ, आरओसी प्लीज क्षमा कर दो हमें, हमने चार्ज को 30 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं कर पाया, प्लीज हमारा क्षमा स्वीकार करो और हमारे चार्ज को रजिस्टर करो। सर कितने दिन में? विद इन 300 डेज। सर देखो ये इंपॉर्टेंट है, 300 दिन तो याद रहता है बट कहां से? फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज। सर एग्जाम में यही फंस क्या होगा, सुनो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा स्लो ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सुनो क्या है, सुनो सुनो सुनो। देखो सबसे पहले 1 मई को आपने लोन लिया, मान लो 1 मई 2018, तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं 2/11/2018 से पहले ही है तो आपको 31 मई तक क्या करना था? चार्ज को क्रिएट कर रजिस्टर करना था। क्रिएट तो यहीं पे हो गया, लोन लेना ही क्रिएट हो गया, सिक्योरिटी देना ही क्रिएट हो गया, चार्ज रजिस्टर आपको 31 मई तक करना था। बट आप नहीं कर पाए तो आप कंडोनेशन ऑफ डिले लगा सकते हैं। सर कंडोनेशन ऑफ डिले क्या होता है? एक रिक्वेस्ट होता है सर, परमिशन लेना होता है, हम माफी मांग रहे हैं, माफी मांगना होता है। कंडोनेशन डिले होता है कि माफी मांगते हुए आप एक एप्लीकेशन लगा रहे हो जहाँ पे आप चाहते हो कि आप प्लीज हमारा ये स्वीकार कर लो एप्लीकेशन। तो सर कितने दिन में, मान लो अपने 30 दिन के अंदर, पहला स्टेप आपने 30 दिन के अंदर नहीं करा पाए तो सर कितने दिन के अंदर? तो बोला है विद इन 300 डेज। तो सर क्या यहां से 300 दिन, क्या यहां से 300 दिन? नहीं सर, लिखा हुआ है विद इन 300 डेज, बट यहां से नहीं सर, यहां से, क्योंकि लिखा हुआ क्या है? फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो यहां से 300 दिन। तो कहीं ना कहीं ये 30 दिन तो आपको मिलता ही है, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं प्यार से 270 ही दिन मिलता, बट एग्जाम में आपको 270 लिख के बताना, विद इन 300 डेज लिखा ना, फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो यहां से क्रिएशन हुआ ना, यहां से आपको 300 दिन के अंदर आपको क्या करना है? चार्ज को कंडोनेशन डील लगा के रजिस्टर कर सकते हो। टू बी फाइल विद आरओसी बाय पासिंग सच एडिशनल फीस। एडिशनल फीस जो भी होगा उसमें देखेंगे, बट अभी याद नहीं करना है। बट सर मान लो आपने यहां से भी 300 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं करा पाए तो बोलता है कोई बात नहीं, अगर फेलियर टू रजिस्टर विद इन 300 डेज देन इट्स बी डन विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट। तो यहां से क्या करना? यहां से 6 मंथ्स के अंदर फिर रजिस्टर करने की कोशिश करना। ठीक है सर, सेकंड केस यहां समझ गया ना, 30 दिन फिर 300 दिन, बट 300 दिन यहां से 300 दिन नहीं है, यहीं से 300 दिन है, कहीं ना कहीं फिर 270 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, बट 300 दिन लिखना फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। क्रिएशन ऑफ चार्ज यहीं से हो जाता है। ठीक है, तो कहने को 300 दिन है बट होता है 270 दिन ही है। अगर वो भी नहीं हो पाया 300 दिन में, तो बोलता है सिंपल काम करो, जो तुम्हारा इफेक्टिव डेट है ना, ये वाला जो अमेंडमेंट आया था 2/11/2018, यहां से 6 मंथ्स का डेट ले लेना आप। ठीक है, अब सर मान लो आपका चार्ज क्रिएट ही हुआ था 2/11/2018 के बाद का, तो ये अमेंडमेंट आने के बाद 2011 बाद, मान लो कोई चार्ज था वो 1 दिसंबर 2018 को आया। ठीक है, ऑन और आफ्टर, या मान लो 2/11/2018 के बाद ही है, या 2011-2018 के समय का है। ठीक है, तो 1 दिसंबर नवंबर के बाद आता है। अब मान लो यहाँ से आपको क्या करना था? सबसे पहले 30 दिन के अंदर यहाँ भी था, 30 दिन के अंदर यहाँ था, मान लो 31 दिसंबर तक आपको चार्ज को रजिस्टर करना था, बट अब यहाँ नहीं कर पाए तो यहाँ भी कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगेगा। तो जहां भी लेट करते हो ना वहां पे आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगाते हो, तो कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगेगा, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा? आफ्टर 30 डेज, जो आपका ये 30 दिन बीत गया ना, बट विद इन 60 डेज, देखो सर यहाँ भी वही बोल रहा है 60 डेज, बट देखो गेम सुनो, फ्रॉम क्रिएशन ऑफ चार्ज, तो यहां से 60 डेज नहीं है सर, यहां से 60 डेज है, तो कहने को 60 डेज है बट मिला हमें एडिशनल 30 दिन। तो सर यही गेम है, समझना, 300 दिन लिखता तो है बट क्रिएशन ऑफ चार्ज से लिखता है, तो क्रिएशन ऑफ चार्ज तो हमारा यहीं पे हुआ था, तो यहां से 30 दिन तो मिला ही था हमें, बट यहां से बोला 60 डेज। तो सर 60 डेज कहां से? क्या यहां से जब हमारा 30 दिन खत्म होता है? नहीं, बोला फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन, तो क्रिएशन तो हमारा यहीं पे हुआ, तो यहां से 60 दिन, तो यहां से 60 दिन जोड़ोगे तो 31 जनवरी, तो कहने को एडिशनल तो आपको 30 दिन ही मिला। तो दोनों जगह याद रखना फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, कहने को 60 बट मिला एडिशनल 30 ही दिन है।
ठीक है, टू बी फाइल विद आरओसी बाय पेइंग सच एडिशनल फीस। अब मान लो इफ नॉट रजिस्टर, मान लो 60 दिन के अंदर रजिस्टर नहीं हुआ तो फिर 60 डेज मिल सकता है एड वैलोरम फीस। एड वैलोरम फीस मतलब क्या होता है, कोई भी पेनल्टी लगा सकता है, फिर आरओसी आप पे फिक्स नहीं होता है। एड वैलोरम मतलब होता है अंधाधुन, अंधाधुन कुछ भी लगा सकता है, चाहे वो 5 करोड़ भी लगा सकता है, 5 लाख भी लगा सकता है आप पे, ठीक है। सुनो फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ, एक लास्ट डायग्राम मैं क्लियर करता हूँ, दिमाग में बैठ के रिवीजन है, रिवीजन से समझो, ठीक है। 1 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर तक, ठीक है, 30 दिन, यहां से नहीं हो पाया तो फिर बोलता है आपको 60 दिन मिलेगा, बट यहां से 60 दिन मिलेगा, याद रखना। यहां से 60 दिन, यहां से तो 30 ही दिन होगा, बट यहां से 60 दिन होगा, तो 60 दिन कितना हो गया यहाँ से, 31 जनवरी। अब ये भी नहीं हो पाया तो अब यहाँ से फिर एक्स्ट्रा 60 दिन मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, फिर आपको फरवरी मार्च, फिर वही आपका 2 अप्रैल तक 60 दिन होगा, 2 अप्रैल तक करवा सकते हो, बट एड वैलोरम फीस लग जाएगा, जो कि पेनल्टी होता है, अंधाधुन फीस होता है। फिर आपने चार्ज को आरओसी को भेज दिया तो आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट देगा, प्रूफ तो चाहिए ना कि चार्ज आपका क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ है, तो आरओसी आपको एक चार्ज सर्टिफिकेट देगा जो CHD 2 फॉर्म में आएगा। तो CHG 1 फॉर्म में आपने एप्लीकेशन दिया आरओसी को, और आरओसी ने आपको कंफर्मेशन दे दिया कि आपका चार्ज रजिस्टर हो गया CHG 2 में, ठीक है। कंपनी को और चार्ज होल्डर दोनों को देगा, मतलब हमारे एग्जांपल में किंगफिशर और हमारे एग्जांपल में यस बैंक, दोनों को चार्ज मिलेगा ही मिलेगा। फॉर्म्स टू बी फाइल CHG 1 अगर कंपनी हो तो चार्ज क्रिएट करने जा रहे हो शेयर्स के रिगार्डिंग तो CHG, लोन के रिगार्डिंग तो CHG 1, अगर डिवेंचर्स के रिगार्डिंग है तो CHG 9। नॉर्मली लोन है, लोन लिया आपने, कोई डिवेंचर्स नहीं था तो CHG 1, अगर डिवेंचर्स के वे में लोन लिया तो CHG 9, और 1 और 9 में आपने एप्लीकेशन डाला आरओसी को, आरओसी ने आपको क्या किया, CHG 2 में क्या किया, एक सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। सब मॉडिफिकेशन का होता है, मॉडिफिकेशन सिंपल होता है कि जैसे मान लो आपने जब चार्ज क्रिएट करने बोला ना, जैसे यहाँ पे 30 दिन के अंदर था ना चार्ज क्रिएट करना था, यहाँ पे आपने सिक्योरिटी डाला यूबी टावर, और यूबी टावर दिल्ली डाल दिया, जबकि आपका यूबी टावर था मुंबई का, तो आप मॉडिफाई करोगे, आप चार्ज को मॉडिफाई करोगे, तो आप CHG 1 ही फॉर्म फाइल करोगे मॉडिफिकेशन के लिए भी। देखो द सेम प्रोविजन शैल अप्लाई टू मॉडिफिकेशन, तो मॉडिफिकेशन में यही है, जिस दिन आपने मॉडिफाई किया ना वहां से 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना है, और मॉडिफिकेशन केस में आपको बस CHG 3 मिलेगा आरओसी के द्वारा। तो नॉर्मली आपको आरओसी क्या देगा, CHG 2 देगा, बट आपने कुछ मॉडिफिकेशन करवाया ना, सपोज मान लो आपने 20 करोड़ का लोन लिया था, गलती से आपने 2 एक्स्ट्रा लगा दिया, तो बाद में पता चला यार गलती हो गया, आपने मॉडिफिकेशन के लिए अप्लाई किया, तो अप्लाई CHG 1 में ही जाएगा, सामने वाला आपको CHG 3 में देगा मॉडिफिकेशन का। तो मॉडिफिकेशन क्या होता है, सिंपल, जब चार्ज क्रिएट करने गए ना कुछ माइन्यूटी मिस्टेक्स हो गया तो उसमें मॉडिफिकेशन करवाना, जैसे 20 करोड़ का लोन 200 करोड़ लिखा गया, यूबी टावर दिल्ली की थी, कनॉट प्लेस की, आपने उसको मुंबई बांद्रा कर दिया, तो कुछ भी मॉडिफाई करना हो आपको, नॉर्मली जो चार्ज रजिस्टर हुआ था उसमें मॉडिफिकेशन करना होता है। सर ये क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मान लो कि किंगफिशर ने लोन लिया 1 मई को, तो किंगफिशर को 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ता है, चार्ज को रजिस्टर करना पड़ता है आरओसी को, तो कहीं ना कहीं 31 मई। बट सर अगर किंगफिशर चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाया तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी किंगफिशर से उतर के किस पे आ जाएगी, यस बैंक पे, जो लोन देता है। तो ये यहाँ पे ये मत समझना कि भाई यस बैंक तुम रिलैक्स फ्री हो, नहीं, तुम रिलैक्स हो, ऐसा नहीं है। अगर किंगफिशर ने चार्ज क्रिएट करने के बाद रजिस्टर नहीं करवाया ना, तो भाई यस बैंक तुम ऐसे हाथ पे हाथ डाल के मत बैठना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आफ्टर 30 डेज आरओसी के पास जाके तुम जाके उस चार्ज को रजिस्टर कर दो। तो सुनो यही बोलता है एज पर सेक्शन 77, जो 77 ऊपर देखा हमने, इफ द कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार्ज, इस चार्ज को रजिस्टर कंपनी फेल हो गई कितने दिन में, 30 दिन के अंदर चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाई, जो हमारा किंगफिशर चार्ज रजिस्टर नहीं कर पाया, देन चार्ज होल्डर, सम एग्जांपल में यस बैंक में अप्लाई टू आरओसी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यस बैंक हाथ में हाथ डाल के मत बैठना, तुम क्या करना, तुम चले जाना आरओसी पास चार्ज रजिस्टर करने के लिए। आरओसी क्या करेगा, गिव नोटिस टू कंपनी, आरओसी पास चल, मान लो तुम चले गए तो आरओसी देगा किंगफिशर को, कंपनी किंगफिशर को नोटिस देगा एंड पूछेगा कि भाई तुम क्यों नहीं आए, क्योंकि तुम्हारे बदले यस बैंक आ रहा है, ये पूछेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि यस बैंक फ्रॉड कर रहा हो, जबरदस्ती का चार्ज क्रिएट करा रहा हो, तो आरओसी ऐसे नहीं है यस बैंक का एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, यस बैंक का देखो, यस पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किंगफिशर की, अगर किंगफिशर नहीं करा पाया तो यस बैंक को जाना होता है, बट यस बैंक अगर गया आरओसी पास तो आरओसी कंफर्मेशन के लिए किंगफिशर से पूछेगा, भले किंगफिशर से नहीं करा, किंगफिशर ने चार्ज क्रिएट नहीं कर पाया, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, फिर भी आरओसी पूछेगा किंगफिशर से, भाई तुम क्यों नहीं आए थे हमारे पास 30 दिन में, और मान लो तुम्हारा कोई ऑब्जेक्शन है, इफ नो ऑब्जेक्शन इज रिसीव विद इन 14 डेज, तो किंगफिशर के, मान लो आरओसी ने किंगफिशर को नोटिस भेजा और 14 दिन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, किंगफिशर ने बोला कि कुछ नहीं हुआ, या मान लो किंगफिशर कुछ बोला ही नहीं, तो देन क्या हो जाएगा, ये जो यस बैंक लेके आया था ना चार्ज रजिस्ट्रेशन, वो अलाउ हो जाएगा। अब सर मान लो जो भी एप्लीकेशन फीस जो चार्ज होल्डर किया, मतलब यस बैंक किया, वो किससे रिम्बर्स होगा, भाई वो कंपनी से रिकवर कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्शन 177 में कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चार्ज को रजिस्टर करना, ठीक है। तो जो भी फीस किंगफिशर यस बैंक ने दिया ना, वो कंपनी से रिम्बर्स कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, चलो आगे देखते हैं, लास्ट चार्ट का पेज है, इसको खत्म करते हैं।
सर क्या है, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। देखो सर, जब किंगफिशर ने लोन लिया ना, वहां पे चार्ज क्रिएट हुआ। जब किंगफिशर लोन चुका रही है ना, तो कहीं ना कहीं चार्ज खत्म हो रहा था। सर एग्जाम में एंड लिख के मत आना कि चार्ज विल बी एंड या चार्ज इज एंडेड, ऐसे करके मत लिखना सर। चार्ज जब भी खत्म होता है ना, मतलब लोन जब भी चुक जाता है ना, पैसे जब भी पे हो जाते हैं ना, तो आरओसी क्या करती है, उसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज देती है। मतलब कहीं ना कहीं आपका चार्ज क्या हुआ, सेटिस्फाइड हो गया। तो व्हेन रजिस्टर्ड चार्ज इज रीपेड और सेटिस्फाइड। सुनो, किंगफिशर ने पैसा लिया था 20 करोड़ का, सिक्योरिटी दिया था। अब किंगफिशर एक महीना बाद क्या है, वो 20 करोड़ का पैसा चुका दिया। तो रजिस्टर्ड चार्ज जो था ना, आपका चार्ज रजिस्टर था, वो रीपे हो गया, किंगफिशर ने लोन चुका दिया। ठीक है, तो कंपनी सर क्या, किंगफिशर शैल गिव इंटीमेशन टू आरओसी विद इन 30 डेज। सर सिंपल से बात समझो, जब कंपनी चार्ज क्रिएट कर रही है और जब कंपनी चार्ज सेटिस्फाइड कर रही है, रीपे कर रही है, तो भैया दोनों जगह आपको दरवाजा खटखटाना है। मतलब जब चार्ज क्रिएट हो रहा है ना, तो आरओसी बस खटखटाना है कि सर हम चार्ज के अंदर आ चुके हैं। और जब हमने रीपे कर दिया ना, तो आरओसी बस खटखटाना है कि सर हम चार्ज से अब जा रहे हैं, हमारा पैसा रीपे हो गया है, हमने पैसा रीपे कर दिया है, रजिस्टर में खत्म करो। क्योंकि है ना सर, आरओसी को क्या जाना है, चार्ज पैसा आपने लिया, पैसा दिया यस बैंक ने, आपने सिक्योरिटी दिया, डिफॉल्ट करोगे चला जाएगा। तो आरओसी जस्ट लाइक कंट्रोलिंग पर्पस, तो आरओसी एक रजिस्टर मेंटेन करती है, चार्ज रजिस्टर। अब भैया पैसा चुका दिए तो 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, वो रजिस्टर से नाम हट जाएगा कि आपका चार्ज सेटिस्फाइड हो गया है। बट सुनो, इफ नोटिस इज गिवन, मतलब आपने जो कंपनी ने आपने आरओसी को क्या किया, नोटिस दिया, इंटीमेशन दिया है। तो ऑन रिसिप्ट ऑफ सच इंटीमेशन, मतलब आरओसी को नोटिस मिला है 30 दिन के अंदर, आरओसी इशू नोटिस, मतलब देखो कंपनी ने, किंगफिशर ने आरओसी को नोटिस दे दिया कि हमने चार्ज को सेटिस्फाइड कर दिया 30 दिन के अंदर। अब आरओसी क्या करेगी, चार्ज होल्डर को नोटिस देगी। ठीक है, रिक्वायरिंग हिम टू शो कॉज व्हाई सेटिस्फेक्शन शुड नॉट बी रिकवर्ड। सर सुनो, चार्ज होल्डर पूछेगी क्या सच में तुम्हारा चार्ज रिकवर हो चुका है, क्या तुम्हारा सच में पैसा मिल चुका है, नहीं मिला तो बताओ क्यों 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 नहीं सेटिस्फेक्शन, क्यों नहीं तुम्हें पैसा रीपे हुआ, ये बताना पड़ेगा। तो सुनो, यहां तक क्लियर समझ गए, सिंपल सी बात है, पैसा रीपे हो गया, कंपनी आरओसी पास जाएगी। आरओसी कहां जाएगी, डायरेक्ट चार्ज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, आरओसी आपसे पहले चार्ज होल्डर से पूछेगी, यस बैंक से पूछेगी कि भाई तुम्हारे किंगफिशर ने बोला कि उसने पैसा पे कर दिया, क्या तुम्हारा सच में पैसा पे हो गया। अब देखो, नोटिस टू चार्ज होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड। अब जो ये आरओसी नोटिस दे रही है चार्ज होल्डर, ये नहीं रिक्वायर्ड होगा कब, जब ये कंपनी जब आरओसी पास जाती है ना, यहीं पे अगर चार्ज होल्डर ने भी साइन कर दिया ना कि हमारा पैसा रीपे हो गया, तो नोटिस नहीं देगी आरओसी, फिर दोबारा नहीं देगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी जब जा रही है तो यहीं पे चार्ज होल्डर ने भी साइन करके आरओसी को बोल दिया कि हमारा पैसा मिल गया। तो सुनो, नोटिस टू चार्ज होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड इफ इंटीमेशन टू आरओसी, जो कंपनी इंटीमेशन देता है यहाँ पे, इज साइन बाय सच चार्ज होल्डर एज वेल। तो ये जो इंटीमेशन है यहाँ पे चार्ज होल्डर मतलब यस बैंक ने भी साइन किया है, तो आरओसी दोबारा क्यों पूछेगी। ठीक है, अब सुनो, अब चार्ज होल्डर, मान लो कि अब ये तो चला गया, नोटिस पे बात हो गया। अब मान लो चार्ज होल्डर को नोटिस गया, तो चार्ज होल्डर सेल शो कॉज विद इन 14 डेज। तो चार्ज होल्डर 14 दिन के अंदर क्या कर सकता है, ऑब्जेक्शन उठा सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, नहीं रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर चार्ज होल्डर ने रिस्पॉन्ड किया 14 दिन के अंदर, तो आरओसी क्या करेगा, उस रिस्पॉन्ड को नोट करेगा, इफेक्ट इन रजिस्टर ऑफ चार्ज। मान लो चार्ज होल्डर ने बोला कि यस सर कुछ गलत हुआ है हमारे साथ, हमारा पैसा रीपे नहीं हुआ है, तो आरओसी क्या करेगा, अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में उस बात को नोट करेगा एंड कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। मतलब आरओसी को 14 दिन के अंदर क्या हुआ, रिस्पॉन्ड मिल गया, तो आरओसी क्या करेगा, फिर कंपनी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला, चार्ज तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हमारा चार्ज होल्डर बोल रहा है तुम्हारा चार्ज होल्डर। बट मान दूसरा भी हो सकता है, आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर में मेंटेन करेगा ये बातों को जो भी चार्ज होल्डर ने बोला है। आफ्टर क्या हो जाएगा, जब ये मान लो इशू रिजॉल्व हो जाए, तो रजिस्टर क्या कर देगा, इशू मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, मतलब ठीक है लो तुम्हारा रिजॉल्व हो गया। तो देखो जब भी तुमको कोई दिक्कत है ना, चार्ज होल्डर तुम्हें आरओसी को बताओ, आरओसी क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और इन्फॉर्म करेगा कंपनी को, फिर कंपनी क्या करेगा, इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। जैसे रिजॉल्व हो गया डिस्प्यूट, जो आपका आरओसी है ना, वो आपको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज दे देगा सीएचजी 5। तो सीएचजी 5 मिलने का ये मतलब हो गया कि आपका लोन पे हो चुका है। सर मान लो कि 14 दिन के अंदर, मान लो कि देखो कंपनी को चार्ज होल्डर को मिला, 14 दिन के अंदर चार्ज होल्डर ने कुछ नहीं बोला, तो आरओसी क्या करेगा, रिकॉर्ड द सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज इन रजिस्टर, अपने रजिस्टर में लिख देगा कि यस चार्ज सेटिस्फाइड हो गया, मतलब क्योंकि सामने वाले ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, एंड कंपनी को बोल देगा कि यस सर हमने आपका चार्ज को हटा दिया, आप सीएचजी 5 लीजिए। तो सीएचजी 5 एक प्रूफ होता है कि आपका चार्ज रीपे हो गया, आपका सेटिस्फाइड हो गया चार्ज। बट दूसरा केस ये आ सकता है कि 30 दिन में ना कंपनी ने इंटीमेट ही नहीं किया, मतलब आपने तो पे तो कर दिया, बट पे करने बाद आपको 30 दिन में इंटीमेट करना होता है। इंटीमेट करने बाद कंपनी क्या करती है, आरओसी को देती है, आरओसी चार्ज ऑर्डर देती है, चार्ज ऑर्डर 14 दिन लेता है, अगर कुछ गड़बड़ लगता है रिस्पॉन्ड करता है, फिर रिस्पॉन्ड को डिस्प्यूट रिजॉल्व होता है, फिर आरओसी आपको सर्टिफिकेट देती है। बट रिस्पॉन्ड नहीं किया तो सिंपल डीम्ड हो जाता है कि चार्ज ऑर्डर ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। बट यहाँ पे बात आता है कि आपने नोटिस ही नहीं दिया, मतलब आपने पे किया, पे करने के 30 दिन बाद आपको नोटिस देना पड़ता है, जो यहाँ पे नोटिस देना पड़ता है 30 दिन के अंदर आपने ये नोटिस ही नहीं दिया, तो क्या, तो बोलता है कोई बात नहीं, फिर आपको 300 दिन और मिलेगा। सर देखो यहाँ फिर वही बात है, देखो मजाक करता है, 300 दिन लिख तो देता है बट कब से, पेमेंट डेट से। तो या मान लो कि 1 मई को किंगफिशर ने रीपे कर दिया 20 करोड़ का लोन, तो 30 दिन के अंदर आरओसी को बताना होता है।
अगर आरओसी को 30 दिन के अंदर नहीं बता पाया तो फिर क्या होगा, नोटिस नहीं दे पाया, फिर क्या होगा, 300 दिन मिलेगा। बट 300 दिन कहां से लिख रहा है यहाँ पे सर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन हर जगह को ये मिलता है, विद इन 300 दिन तो लिख देता, बट कब से, सच पेमेंट, तो ये जो पेमेंट हुआ ना यहाँ से 300 दिन, तो लॉजिकली ये तो 270 ही दिन हुआ ना यहाँ से, क्योंकि 30 दिन तो नॉर्मली मिल ही रहा है आपको, तो एक्स्ट्रा कितना मिला आपको, 270 दिन मिला, तो एग्जाम में 300 लिख के आना, बट कब से, विद द डेट ऑफ पेमेंट, तो ये आपको आना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लो नोटिस 30 दिन में नहीं आया तो 300 दिन में आप दे सकते हो। अब यहाँ पे कंपनी चाहे तो किंगफिशर खुद, या मान लो यस बैंक चाहे तो खुद कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, जहां जहां आप लेट होते हो वहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ डिले लगाते हो, रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको, रिक्वेस्ट लगा के एडिशनल फीस लगा के अपना सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज फाइल कर सकते हो। तो नॉर्मली दो केसेस में सर, नॉर्मली दो केसेस में, सुनो, आपने पे कर दिया किंगफिशर, आपने लोन को रिपे कर दिया, तो लोन रिपे करके बैठना नहीं है आपको, 30 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना है। आपने अगर आरओसी को इंटीमेट कर दिया तो ये वाला चीज होगा, मतलब आरओसी क्या करेगा, आरओसी को इंटीमेट किया, कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट किया, आरओसी चार्ज होल्डर को इंटीमेट करेगा, 14 दिन देखेगा, अगर 14 दिन के अंदर कुछ रिस्पॉन्ड आया, मतलब चार्ज होल्डर ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, तो आरओसी इसको नोट करेगा अपने रजिस्टर ऑफ चार्ज में, और कंपनी को इन्फॉर्म करेगा, भाई देखो चार्ज होल्डर ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया है। कंपनी रिजोल्यूशन जो डिस्प्यूट हुआ उसको रिजॉल्व करेगा, और फिर लास्ट में रजिस्ट्रार उसको क्या करेगा, सीएजी 5 देके नोटिफाई कर देगा, चार्ज को सेटिस्फाई कर देगा। बट मान लो कंपनी ने आरओसी को इंटीमेट किया, आरओसी ने चार्ज होल्डर को इंटीमेट किया, चार्ज होल्डर ने 14 दिन में कुछ नहीं बोला, तो भैया डीम्ड हो जाता है कि चार्ज सेटिस्फाइड हो गया है। अब दूसरा केस क्या होता है, सुनो, दूसरा केस क्या होता है, कंपनी ने लोन रिपे किया, अब यहाँ पे 30 दिन के अंदर कुछ नोटिस ही नहीं दे पाया, 30 दिन बीत गए, तो क्या ऑप्शन है भैया, फिर 300 दिन मिलेंगे, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट, जो 1 मई को पे किया ना वहां से 300 दिन, तो कहने को एडिशनल 270 दिन होता है, जहां पे 31 मई खत्म होता है। तो यहाँ पे फिर कंपनी और चार्ज होल्डर दोनों आके क्या कर सकता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज लगा के कंपनी को फाइल कर सकता है कंडोनेशन ऑफ डिले, मतलब रिक्वेस्ट लगा के हमारी माफी मांग लो आरओसी, हमसे गलती हो गई, हमने 30 दिन में नहीं आ पाए, आप कंडोनेशन ऑफ डिले लगा लो, प्लीज रिक्वेस्ट करके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब सर सुनो, अब बीच में एक सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन 84 था, वो मैं समझाता हूँ, इसमें नहीं है, 84 क्या समझा देता हूँ, रुक जाओ, फिर 87 देख के खत्म करते हैं, क्योंकि पेनल्टी मैं ज्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, पेनल्टी आप देख लेना, 50,000 है और 5 लाख रुपए पेनल्टी है, वो देख लेना, डिफॉल्ट होने, हाँ फ्रॉड के केस में पेनल्टी हमेशा 447 लगता है, याद रखना। तो इसमें भी वही है, फ्रॉड करोगे पेनल्टी का सेक्शन नंबर 86 है, फ्रॉड करोगे 447 की पेनल्टी लगेगी, अदरवाइज 50,000 पेनल्टी है, और कंपनी को 5 लाख का, ऑफिसर को 50,000, देख लेना एक बार, ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट सेक्शन 84, इसमें मैंने मिस किया लिखना, सुनो, हमने देखा कि किंगफिशर यस बैंक ने किंगफिशर को 20 करोड़ का लोन दिया, किंगफिशर ने क्या किया, अपना यूबी टावर सिक्योरिटी के दिया। अब मान लो 1 मई को पेमेंट करना था, किंगफिशर ने 1 मई को पे नहीं किया, तो कहीं नहीं किंगफिशर ने क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। अब डिफॉल्ट करने के केस में क्या होगा, ये सेक्शन 84 ये बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और मैनेजमेंट, ठीक है। सुनो, फिर क्या करेगा यस बैंक, क्या करेगा, यस बैंक दो चीज करेगा, कहीं ना कहीं किंगफिशर ने डिफॉल्ट कर दिया ना, अब यस बैंक दो चीज करेगा, एक तो क्या करेगा, खुद क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, ठीक है, अपॉइंट क्या करेगा, मैनेजर, ठीक है, या मान लो कोर्ट को बोलेगा, प्लीज एक मैनेजर अपॉइंट कर दीजिए, या मान लो एक बंदा अपॉइंट कर दीजिए जो हाँ हमारे बदले है ना किंगफिशर से पैसा वसूली कर ले, वसूली भाई अपॉइंट करेगा। तो देखो डिफॉल्ट केस में क्या मैं बोल रहा हूँ, डिफॉल्ट क्या होता है, जब आप लोन को रिपे नहीं कर पाते हो, तो सेक्शन 84 ये बोलता है कि अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट कौन होता है, मैनेजर का अपॉइंटमेंट होता है, मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट होता है, जब क्या होता है, डिफॉल्ट होता है। किंगफिशर ने जब डिफॉल्ट किया ना पेमेंट का, तो यस बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटी तो है ही यूबी टावर, तो यस बैंक डायरेक्ट नहीं जाएगा, बैंक कैसे चलेगा, बैंक तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो बैंक एक क्या करता है, रिसीवर एक मैनेजर अपॉइंट करता है, खुद से अपॉइंट करेगा मैनेजर, जो आपके बिहाफ में, यस बैंक के बिहाफ में ये क्या करेगा, सारे प्रोसीडिंग्स देखेगा, कहीं ना कहीं वसूली भाई बनेगा, किंगफिशर से पैसा वसूल करने जाएगा, या तो खुद अपॉइंट कर लेगा यस बैंक, या तो बोलेगा कोर्ट को, बोलेगा कोर्ट प्लीज हम नहीं कर पा रहे अपॉइंट, आप हमारे बदले एक मैनेजर अपॉइंट कर लिए, मान लो मिस्टर श्याम जी अपॉइंट किया कोर्ट ने, या मान लो खुद आपने मिस्टर राघव जी को अपॉइंट कर दिया कंपनी ने, तो दोनों केस में खुद हो सकता है, या तो कंपनी खुद अपॉइंट कर दे, या तो कंपनी कोर्ट को बोल के अपॉइंट करवा दे। अब ये दोनों क्या करेगा, किंगफिशर पास जाएगा, बोलेगा भैया तुमने पेमेंट क्यों नहीं किया, तुम्हारी सिक्योरिटी हम जब्त करेंगे, हम यस बैंक के बिहाफ में आए। तो देखो जिस दिन तुमने ये अपॉइंटमेंट किया ना, सेक्शन 84 यही बोलता है कि जब तुम्हारा डिफॉल्ट हुआ, जिस दिन तुमने ये अपॉइंटमेंट किया ना, चाहे खुद से या कोर्ट के द्वारा, तुम्हें बस कंपनी को इंटीमेट करना है, एटलीस्ट कंपनी को बता देना, क्योंकि ये बंदे ही लोग क्या जाएंगे, कंपनी पास जाएंगे, किंगफिशर पास जाएंगे, किंगफिशर बोलेंगे भैया तुमने डिफॉल्ट किया है, तो एक काम करना, जिस दिन अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, सेक्शन 84 यही है, जिस दिन आप ये अपॉइंटमेंट कर रहे हो ना, बस आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है, किसको इंटीमेट करना है, कंपनी को और आरओसी को एक इंटीमेट कर रखना, अदरवाइज क्या पता कंपनी में जाओगे, ये मान लो मैनेजर जाएगा कंपनी को, किंगफिशर को, भैया तुमने यस बैंक का फ्रॉड किया है, पैसा लाओ, तो कंपनी एक थप्पड़ मारेगा, पूछेगा तू कौन, तो बोलेगा सर हम तो मैनेजमेंट अपॉइंट हुए हैं,
आपने डिफॉल्ट किया है, तो बोलेगा क्या प्रूफ है, बोलेगा सर कुछ प्रूफ नहीं है। तो इसलिए बोलता है सेक्शन 84 जब भी आपका डिफॉल्ट हुआ और आप ये मैनेजर अपॉइंट कर रहे हो या कोर्ट को बोल रहे हो मैनेजर अपॉइंट करने के लिए, प्लीज कम से कम कंपनी को इंटीमेट कर देना, आरओसी को इंटीमेट कर देना 30 डेज के अंदर। 84 यही था। अब चलो लास्ट सेक्शन सर 87। ठीक है, स्पीड में रिवाइज किया, अच्छा खासा रिवाइज किया, मैंने डिटेल में समझाया आपको, तो ऐसा मैंने समझना कि मैंने हवाबाजी किया कि बस रीडिंग मार दिया। ठीक है, सुनो अब सुनो सर 87 क्या है। सर 87 इज द लास्ट रिजॉर्ट, चैप्टर का लास्ट सेक्शन है सर। 87 इज द लास्ट रिजॉर्ट मतलब सुनो, एन एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रेक्टिफिकेशन करेगा इन रजिस्टर ऑफ चार्ज, रजिस्टर ऑफ चार्ज में सुनो क्या बोलता है, एन एप्लीकेशन कैन बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ, किस किस केस में, ये पहला केस, ये दूसरा केस। सर क्या क्या बोल रहा है, केसेस क्या बोल रहे हैं सुनो। सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लेके जा सकते हो कब, जब आपका ओमिशन हो गया इन गिविंग इंटीमेशन टू आरओसी। सर ओमिशन मतलब क्या हुआ, आप भूल गए, भूला नहीं था वो गोलमाल, गोलमाल, हाँ भूला, भूला भाई हो गया। या मान लो आप भूले नहीं हो, ठीक है, आपका मिस स्टेटमेंट हो गया है एनी पार्टिकुलर फाइलिंग टू आरओसी। पहला केस क्या है सुनो, पहला केस क्या सुनो, पहला केस क्या है, पहला केस क्या है कि आप है ना जो चार्ज क्रिएट हुआ ना, आप वहां से उसको रजिस्टर करना ही भूल गए। ठीक है, अब आरओसी को इंटीमेट करना ही भूल गए, कब, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट या सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जो आप मान लो कोई भी केस में आप ओमिट कर गए, ओमिशन हो गया, वोमिट नहीं बोल रहा हूँ, ओमिशन बोल रहा हूँ। ठीक है, वोमिट नहीं कर दिया, ओमिशन कर दिया, मतलब सर क्या हुआ, मान लो आपने चार्ज क्रिएट हुआ, आपको 30 दिन का बताना था, हम नहीं बता पाए। सेकंड क्या हुआ, आपने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद भी 30 दिन बताना होता है, मैंने क्या बोला, आने समय बताओ और जाने समय बताओ, तो दोनों केस में क्या हुआ, आप बता ही नहीं पाए। तो फिर क्या करना होगा, फिर देखना पड़ेगा क्या आप जो एडिशनल 300 दिन मिलता है क्या उसमें बता पाए आप। तो दो देखो, एक तो नॉर्मली आप 30 दिन में नहीं बता पाए, दोनों केस में, पेमेंट केस में, सेटिस्फाई केस में, इंटीमेशन केस में, दोनों केस में नहीं बता पाए। जब आ रहे हो जब जा रहे हो 30 दिन के अंदर नहीं बता पाए, तो क्या चेक करो, जो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिला था, फाइलिंग वाज नॉट मेड बिटवीन 3 डेज ऑफ पेमेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, तो आप क्या आपने 300 दिन के अंदर बताया, तो आपने 300 दिन के अंदर नहीं बताया ना, तो कोई बात नहीं, लास्ट ऑप्शन क्या बनता है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट पास जाके गुहार लगा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लीज देख लो हमसे गलती हो गई यार, ठीक है भूले भटके में हमसे गलती हो गई, प्लीज सर अभी ये चार्ज को रजिस्टर करवा दो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज लास्ट रिजॉर्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हवा में ऑर्डर नहीं देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ ड्यू डिलीजेंस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिलीवरेशन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एनालिसिस करेगा, वो चेक करेगा कि आपने सही में नहीं दिया था क्या, क्या आपकी आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, ये मान लो कुछ गलती हो गई, इंटेंशनल नहीं हुई थी, अनइंटेंशनल हो गई, इंटेंशनल नहीं थी, मतलब जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया, मतलब गलती से आप 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए, फिर गलती से आप 300 दिन के अंदर भी नहीं कर पाए, तो लास्ट रिजॉर्ट बोलता है कि आप सेंटर में बस गुहार लगा सकते हो, प्लीज सेंटर गवर्नमेंट देख लो यार, कौन से फाइल में, फॉर्म में CHG 8 फाइल करना पड़ेगा कंपनी को CG के पास, कब, जब आप पेमेंट कर दिए, या मान लो जब इंटीमेट आप चार्ज क्रिएट कर दिए, 30 दिन के अंदर नहीं कर पाए, और 300 दिन जो एडिशनल मिला था वहां भी नहीं कर पाए, तो अब CG पास क्या करना, जाके लास्ट गुहार लगाना, प्लीज CG बचा लो हमें, हमसे गलती हो गई, हमने गलती से जानबूझ के नहीं किया है, हमने गलती से हो गया, तो CG सेटिस्फाइड होने के बाद ही, दैट इज नॉट इंटेंशनल, ये जानबूझ के नहीं किया गया था, मतलब गलती से हो गया। ये दूसरा केस क्या है कि आपका मिस स्टेटमेंट हो गया ऑफ एनी पार्टिकुलर इन फाइलिंग टू आरओसी, मतलब आरओसी को आपने फाइल करना था, वही मैं बता रहा हूँ ना, आरओसी को आपको फाइल करना था, सपोज ये टावर था, आपका बिल्डिंग था, ये दिल्ली का बिल्डिंग था, आपने गलती से आरओसी को मुंबई की बिल्डिंग फाइल कर दी, कुछ ना कुछ मॉडिफाई वाला हो गया और आपने मॉडिफिकेशन नहीं करवाया, ठीक है, तो कुछ मिस स्टेटमेंट हो गया, क्या बोल रहा हूं मैं, मिस स्टेटमेंट ऑफ एनी पार्टिकुलर इन फाइलिंग टू आरओसी, आपने यहाँ पे फाइल किया है, देखो पहला केस क्या है, ओमिशन हो गया, मतलब आपने फाइल ही नहीं किया, दूसरा केस क्या है, आपने फाइल किया है बट आपका क्या हो गया, मिस स्टेटमेंट हो गया, मतलब गलत फाइल हो गया, तो देखो फाइल नहीं किया, गलत फाइल हो गया, दोनों केस में क्या है, आप CG पास जा सकते हो, CHG 8 फॉर्म लेके, CG डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देगा, CG क्या करेगा, आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड, CG खुद को सेटिस्फाइड करेगा, डॉक्यूमेंट्स मंगाएगा, देखेगा यार फ्रॉड वॉड का चक्कर तो नहीं है, फिर क्या करेगा, फिर डायरेक्ट देगा कि हाँ एक काम करो रेक्टिफाई कर दो इस ऑर्डर को, अगर गलत हो गया तो रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर देगा, अदरवाइज क्या देगा, एक्सटेंशन का ऑर्डर दे देगा, कोई बात नहीं आपने नहीं किया ना 300 दिन के अंदर फाइल, 30 दिन का फाइल, कोई बात नहीं, आपको हम कुछ टाइम एक्सटेंशन दे रहे हैं, टाइम एक्सटेंशन दे रहे हैं, आप इसमें फाइल कर दो, या मान लो कुछ गलत फाइल कर दिया, तो जैसा मैं बचपन पता ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो यहाँ भी वही है, गलत फाइल हो गया तो CG आपको बोलेगा कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, आपको हमें ना रेक्टिफिकेशन का परमिशन देगा, आप रेक्टिफाई कर दो, जो भी अब गलत फाइल हुआ, आप दिल्ली की प्रॉपर्टी को मुंबई दिखा दिए तो ठीक कर दो, दिल्ली की प्रॉपर्टी कर दो और रजिस्टर ऑफ चार्ज को मेंटेन कर लो, ठीक है, दैट्स इट। सेक्शन में 87 यही हो गया, 87 देख लिया हमने, 82 देख लिया, कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फैक्शन चार्ज विदिन 30 डेज, दोनों केस देख लिया, 78 देख लिया, जब 77 में कंपनी नहीं रिपोर्ट करती है, 78 में चार्ज होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज इंटीमेट कर देना, ठीक है, 77 देख लिया, बेस देख लिया हमने पूरा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं नहीं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज करने के, काइंड्स ऑफ चार्ज देख लिया, फिक्स फ्लोटिंग देख लिया, क्वेश्चन आता है,
कब फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाएगा, सब केस देख लिया हमने, ठीक है। तो सब कुछ देख लिया, लगभग चार्ज को अच्छे से देख लिया। सर प्लीज अच्छा लगे वीडियो को प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। पूरा चार्ट मैंने सही से बनाया है अच्छे से, आपको लास्ट टाइम एग्जाम में बहुत हेल्प होगा सर। देखो मेहनत कर रहा हूँ सर, आप भी थोड़ा काम करो, मेहनत करके लाइक बटन दाब देना और प्लीज शेयर कर दो फ्रेंड के साथ। सर प्लीज शेयर कर सकते हो, पूरा मेहनत कर रहा हूँ मैं, कोशिश करूंगा कि नवंबर 22 के लिए आपके लिए पूरा लॉ चार्ट रिवाइज आपके लिए विद इन 20 डेज में सब कंप्लीट करके डाल दूँ। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो और अपने फीडबैक्स मेरे को देते रहना कमेंट बॉक्स पे भी, या मान लो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, या टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, लॉ टिप्स करके टेलीग्राम चैनल है, सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।